नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं रीजनिंग के। ये एग्ज़ाम 17 जनवरी 2017 को शिफ्ट 2 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ दे रखी है ABCD ऐसे करके। तो देखते हैं, तो अगर मैं इसके नंबर देता हूँ तो ABCD ऐसे करके ये चल रहा है। D के बाद यहाँ पे क्या है, एक छोड़ दिया है, E छोड़ दिया है एक, उसके बाद FGHI ऐसे करके कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। I के बाद J छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, फिर KLMN। N के बाद क्या करेंगे हम, O छोड़ देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा PQRS, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा PRQS जो है, क्या हुआ यहाँ पे, पहला फिर तीसरा फिर दूसरे पे आए फिर ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसी तरह N के बाद O छोड़ के PQRS, ठीक है। तो PRQS ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन। अगला, B की वैल्यू 2 होती है, उसका क्यूब होता है 8, तो C की वैल्यू 3 है तो उसका क्यूब हो जाएगा 27। इजी क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा 27 ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ y निकालनी है, y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें ये देखने हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन से स्टेटमेंट काफ़ी होंगे। तो प्रेजेंट में दे रखा है, एट प्रेजेंट x इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज y, तो वर्तमान में x जो है y के 3 गुना है। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखता हूं तो इसमें क्या दिखा है, वर्तमान में यानी 0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, x जो है y के 3 गुना है, ठीक है। तो x y के 3 गुना है, तो यहाँ एक इक्वेशन बन रही है, एक समीकरण है, और 2 हमारे क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल x y यानी चर। तो एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा x और y का, इसीलिए ये खाली पर्याप्त नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये पर्याप्त नहीं है खाली अकेला। दूसरा क्या है, x और y एक ही वर्ष स्कूली शिक्षा शुरू की, तो इस स्टेटमेंट से कुछ पता नहीं चल रहा उनकी एज के बारे में, साथ शुरू की थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एज के बारे में पता चल रहा हो, तो ये भी काफ़ी नहीं है। तीसरा देखते हैं, 5 वर्ष बाद क्या हुआ, क्या दे रखा है, x जो है y का 21/2 है, 5 वर्ष बाद है, तो ये इसमें 5 ऐड कर दूंगा मैं, और इधर y में भी 5 ऐड कर दूंगा, और ब्रैकेट में ये लगा देगा। इसे दोबारा से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा बराबर y + 5 का कितना, 21/2, ठीक है। तो अकेले अगर इस इक्वेशन को खाली अलग से देखता हूं मैं, इस स्टेटमेंट को, तो इससे भी हमें क्या दे रखे हैं, 2 वेरिएबल दे रखे हैं x और y, और एक ही समीकरण है, तो ये भी केस पहले जैसे ही बन जा रहा है। तो अकेले ये भी क्या है, काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, x की जगह इसकी वैल्यू 3y रख देता हूँ, x की जगह क्या रख देता हूँ, 3y + 5 बराबर y + 5 का 21/2। तो अभी हमें सॉल्व करना नहीं है इसको पूरा, लेकिन ये दिख रहा है कि ये क्या है, अब क्या है, एक वेरिएबल आ गया यहाँ पे, यहाँ इधर लिख देता हूँ, एक वेरिएबल आ गया, वेरिएबल यानी चर, तो इसमें खाली y है। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो आंसर निकल आता है, इसीलिए क्या होगा, खाली अकेले में तो 1 2 3 तीनों ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर मैं तीसरे 1 और 3 को, पहला दूसरे का तो कोई काम ही नहीं, पहला और तीसरा, पहले को तीसरे के साथ जोड़ के मैं इस्तेमाल करूंगा, तो आंसर हमारा y की आयु निकल आएगी, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और तीसरा ये पर्याप्त, दोनों ही पर्याप्त हैं, दोनों को साथ में यूज करना पड़ेगा तब आंसर निकलेगा, ठीक है। 1 और 3 अलग अलग नहीं है पर्याप्त, लेकिन साथ में पर्याप्त है, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में ये, तो देखते हैं। कथन दे रखा है, आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन कठिन हो गया, एक कथन हो गया है, ठीक है। निष्कर्ष इससे क्या निकल रहा है ये देखते हैं। मोबाइल ग्राहकों की कुल संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखिए कथन में हमें संख्या के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, इसीलिए ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। मोबाइल फोन जीवन बन गया ये कहा गया है, संख्या के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, मोबाइल जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो फोन के बिना जीवन नहीं गुजर रहा है और
मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है, ये इसका निष्कर्ष हो सकता है, क्यों दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, तो ये हमारा निष्कर्ष हो सकता है। इंग्लिश में पढ़ लें एक बार, नाउडेज लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट विदाउट अ मोबाइल। और टोटल नंबर, ठीक है, स्टेटमेंट हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर इंक्रीजिंग, तो नंबर ऑफ मोबाइल के बारे में कुछ नहीं दिया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मोबाइल हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट का और इसका दोनों का मतलब एक ही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड जो कंक्लूजन है वो हमारा सही है, दूसरा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, पहला नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत ध्यान से आंसर देना होता है, कंफ्यूजिंग होते हैं काफी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक दावा दे रखा है और उसका एक कारण दे रखा है, तो ये देखते हैं। आजकल अधिक लोग फास्ट फूड का विकल्प चुनते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग चुनते हैं, तो ये सही है। ज्यादातर ये दावा जो होता है वो सही होता है, ठीक है। फास्ट फूड हमेशा सस्ता होता है, तो जहां पर भी हमेशा आ जाता है शब्द, हमेशा इंग्लिश में देखते हैं तो ऑलवेज अगर आ जाता है तो ऑलवेज ज्यादातर सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज बिल्कुल एक्सट्रीम केस होता है कि हमेशा ही होगा, ये नहीं होता है। केस हमेशा बीच के होते हैं, ना ही हमेशा सस्ता होगा या हमेशा महंगा होगा। तो फास्ट फूड हमने देखा है कि सस्ता होने का कारण नहीं है उसके ज्यादा प्रचलित होना। क्यों? क्योंकि कई हमने देखे डोमिनोज या मैकडी वगैरह में बहुत महंगे महंगे भी फास्ट फूड होते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए ये जो कारण है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ए सत्य है, ए यानी कि जो दावा असर्शन वो सत्य है, लेकिन आर गलत है। इंग्लिश में पढ़ लेते एक बार। नाउडेज मोर पीपल ऑप्ट फॉर फास्ट फूड इज ऑलवेज इनएक्सपेंसिव, तो ऑलवेज जहां पे आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। फास्ट फूड ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो एक महिला कह रही है, महिला ने कहा सोनिया मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो ये कौन बोल रही है, महिला बोल रही है, तो महिला, ठीक है, ये महिला बोल रही है सोनिया कौन है, मेरे पिता की इकलौती बेटी। तो मेरे जो पिता होंगे उनकी इकलौती बेटी कौन होगी, ये खुद ही हो जाएगी, ठीक है, की बेटी है, तो ये कौन है, सोनिया। दोबारा पढ़ते हैं क्या हुआ यहाँ पे। महिला कह रही है सोनिया जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो यानी कि वो खुद हो जाएगी, उसकी बेटी है, ठीक है। तो सोनिया कौन हो जाएगी, महिला की बेटी, और महिला कौन हो जाएगी, सोनिया की माँ हो जाएगी। तो यहाँ क्या पूछा है, महिला का पूछा है सोनिया से रिलेशन, इसलिए ये कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है। अगर सोनिया का महिला से पूछा होता तो उसकी बेटी हो जाती, लेकिन हमें पूछा क्या है, माँ पूछा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं जल्दी से। लेडी सेड, लेडी क्या कह रही है, सोनिया इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ठीक है। तो ओनली डॉटर मेरे फादर की कौन होगी, वो खुद हो जाएगी लेडी। ओनली डॉटर या महिला की जगह लेडी लिख सकते हैं। तो लेडी के फादर की ओनली डॉटर कौन हो जाएगी, लेडी खुद हो जाएगी, और लेडी और उसकी डॉटर बता रखा है सोनिया, तो ये सोनिया कौन हो जाएगी, उसकी बेटी हो जाएगी। तो इसलिए लेडी क्या हो जाएगी, सोनिया की मदर हो जाएगी। सोनिया से रिलेशन पूछा जाता लेडी का तो क्या हो जाता, डॉटर हो जाता। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, अगर इसका उल्टा हो जाता तो इसका रिलेशन भी उल्टा हो जाता। तो ये ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एंड में क्या पूछा है, इस पे ध्यान देना है। ऊपर वाली चीजों को थोड़ा जल्दी आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट लाइन है उस पर खास करके बहुत ज्यादा ध्यान देना है, पूछा किससे किसका रिलेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवर का जैसे बैंक से रिलेशन है, तो सी का किससे होता है। तो सी का अगर इधर देखता हूं मैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं हिंदी की तरफ जाऊंगा, ठीक है। जब भी इंग्लिश में मुश्किल आए तो हिंदी की तरफ जाइए, हिंदी में आए तो इंग्लिश की तरफ आ जाइए, ठीक है। नदी का तट होता है तो समुद्र का क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए साफ दिख रहा है समुद्र तट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 है, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। वैसे ये मुश्किल नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इंग्लिश में जरा सी भी दिक्कत हो रही है तो खास करके ऐसे क्वेश्चन में आप हिंदी की तरफ जाइए, और हिंदी में अगर हो रही है तो इंग्लिश की तरफ जाइए। दोनों लैंग्वेज को आप प्रेफरेंस दीजिए, मतलब दोनों के, किसी को बॉयकॉट नहीं करना है एक लैंग्वेज को, इसको तो छूना ही नहीं है, हिंदी वाले इंग्लिश को नहीं छुएंगे, इंग्लिश वाले हिंदी को नहीं छुएंगे, ऐसा नहीं करना है। दोनों का यूज करना है, हमें पेपर निकालना है, ठीक है। तो अभी ये देखिए पजल का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो हमें क्या दे रखे हैं, 6 व्यक्ति दे रखे हैं, PQRST और U, ठीक है। इनके विभिन्न व्यवसाय दे रखे हैं। तो ये कौन कौन है, ये कौन से व्यवसाय दे रखे हैं, ये इंग्लिश हिंदी दोनों बताता हूं मैं।
तो ये देखिए एक पॉलिटिशियन दे रखा, तो ये पॉलिटिशियन, इसको क्या कह रखा है हमने हिंदी में, राजनेता कह रखा है, ठीक है। फिर एक्टर है, तो एक्टर कौन हो जाता है हिंदी में, अभिनेता, अभिनेता हो जाता, शॉर्ट में लिख रहा हूँ छोटा छोटा। बैंकर को हिंदी में भी बैंकर कह रखा है, और एक्स सर्विसमैन को भूतपूर्व सैनिक कह रखा है। नर्स हो जाएगी नर्स, नर्स को नर्स ही बोला हिंदी में भी। और हाउसवाइफ, ये कौन हिंदी में लिखा है, गृहिणी, ठीक है। ये अलग अलग हमें ऑक्यूपेशन दे रखे हैं, अलग अलग हमें दे रखा है कि क्या क्या काम करते हैं, और ये लोगों का ये PQRSTU ये दे रखे हैं। तो अभी देखते हैं, जानकारी दे रखी है, उससे हमें पजल बनाना होगा, इसका सॉल्व करना होगा। तो आर एक गृहिणी है, नहीं आर गृहिणी नहीं है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ दें। आर एक गृहिणी से विवाहित भूतपूर्व सैनिक है, तो मतलब भूतपूर्व सैनिक कौन हो जाएगा, आर, आर हो जाएगा। तो आर जो है वो किससे विवाहित है, हाउसवाइफ से है, और वो आर है कौन, एक भूतपूर्व सैनिक है। इंग्लिश में पढ़ता हूं, आर इज एक्स सर्विसमैन, आर कौन है, एक्स सर्विसमैन है, मैरिड टू अ हाउसवाइफ, जिससे शादी हुई है वो एक हाउसवाइफ है, ठीक है। तो आर क्या है, एक गृहिणी से विवाहित, मतलब जिससे इससे शादी हुई है वो कौन है, एक गृहिणी है, गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ है, ठीक है। और एक्स आर क्या है, एक भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्यू एक अभिनेता है, तो अभिनेता के आगे क्यू बना देते हैं, ये कौन है, क्यू है, अभिनेता क्यू हो गया, ठीक है। जिसका भाई टी राजनीतिज्ञ नहीं है, यहाँ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसका भाई जो है टी वो राजनीतिज्ञ नहीं है, तो राजनीतिक कौन नहीं हो सकता है, टी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यू न तो बैंकर है और ना ही राजनीतिज्ञ है, तो यू क्या क्या नहीं हो सकता है, यू आपका राजनीतिज्ञ भी नहीं हो सकता है और बैंकर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। पी आर की पत्नी है, तो आर की पत्नी कौन थी, हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ कौन दे रखा है, पी दे रखा है, ठीक है। तो हाउसवाइफ के आगे हम पी लगा देंगे। तो हमें देखिए कौन से के प्रोफेशन पता चल गया, पी का पता चल गया, क्यू का पता चल गया, आर का पता चल गया, पी क्यू आर पता चल गया। तो बचे कौन से, एस टी और यू, ये बचे हैं। तो अभी देखते हैं पॉलिटिशियन कौन कौन नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, यू नहीं हो सकता, तो टी नहीं और यू नहीं होगा, तो बच्चा कौन, एस हो जाएगा, तो यही हमारा एस हो जाएगा। तो पॉलिटिशियन कौन बन गया, एस, ठीक है। तो एस चला गया, अभी टी और यू रह गए। तो बैंकर क्या है, यू नहीं हो सकता, तो कौन हो जाएगा फिर, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी भी बचा, तो अभी बचा कौन, यू रह गया, तो नर्स कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख के डरना नहीं है, इनको पजल को काफी इजी होता है, जैसे जैसे दिया गया है उसको सिर्फ जानकारी को लिखते जाना है, उसके बाद क्वेश्चन जो इसके पूछे जाते हैं फिर वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दें क्या क्या दे रखा था इसमें, क्या था, अलग अलग PQRSTU ये लोग दे रखे थे, अलग अलग आपको ये दे रखे थे व्यवसाय क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, फिर दे आर इनके बारे में ये दे रखी थी जानकारी, तो उसको सिर्फ हमने पुट कर दिया उसमें, ठीक है। क्वेश्चन अब जल्दी से देखते हैं, हमारी पजल बन चुकी है क्योंकि। तो पूछा कौन सा है, नर्स, पॉलिटिशियन और बैंकर कौन कौन है, इसके बारे में पूछा है। तो नर्स कौन हो जाएगा, नर्स, पॉलिटिशियन और बैंकर। तो नर्स है हमारा, नर्स देखिए यू है, नर्स यू है, पॉलिटिशियन एस है और बैंकर टी है। तो नर्स जो है यू है, नर्स हमने क्या देखा था अभी, यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा से। नर्स जो है यहाँ पे दिख रहा है यू है, पॉलिटिशियन एस है, ठीक है। तो इस बार ऑप्शन ये लिखने में गलती होगी थोड़ी, ठीक है, पॉलिटिशियन एस हो जाएगा इसका, ठीक है। और बैंकर क्या है, टी है, बैंकर क्या है दिखा देता हूँ दोबारा से, बैंकर हमारा ये टी है, ठीक है। तो एक बार पजल बन जाती है, आंसर देने में सेकंड्स का टाइम लगता है, छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इकट्ठे इसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, एक सेकंड में फिर आंसर निकलता है इनका, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
मिसिंग टर्म बतानी है हमको, ये हमें दे रखे हैं पजल। तो देखिए इसमें नंबर लिखेंगे तो थोड़ी देर हो जाएगी, तो मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो ए के बाद क्या है, एक छोड़ा हमने, ए के बाद बी छोड़ा, सी आ गया, सी के बाद यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा है, डी के बाद क्या है, ई एफ छोड़ा तो जी आ गया, यहाँ कुछ नहीं छोड़ा, एच के बाद आई जे के 3 छोड़े तो एल आ गया, एल के बाद कुछ नहीं छोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद क्या छोड़ेंगे, 3 छोड़ दिए पीछे तो आगे 4 छोड़ेंगे, एन ओ पी क्यू ये छोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा एम आर। आगे मैं ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको करना नहीं एग्जाम में। इसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली एस, उसके बाद क्या है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स 5 छोड़ेंगे, जहाँ 4 छोड़े थे तो वाई ही आएगा, जो हमारा ये सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो लिखने की कम से कम आदत बनानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन ये दे रखा है और ये 3 कथन दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको ये बताना है कि इनमें से ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये भी एक पजल टाइप का क्वेश्चन है। तो v a से छोटा नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो v छोटा नहीं है तो v क्या हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है या क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो बड़े के लिए मैं v को ऊपर रख दूंगा, a को नीचे रख दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो v a से छोटा नहीं है, इसको मैंने कैसे लिखा, या तो बराबर होगा या v बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 केस बनते हैं। अगला क्या है, d v से छोटा है। अब d क्या है, v से छोटा है तो d नीचे आएगा, तो या तो d इस केस में यहां पे आ जाएगा। अब v से छोटा है तो ये हो सकता है, ये इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, या क्या हो सकता है, ये इसके भी नीचे आ सकता है। मतलब क्या है, हो सकता d v से छोटा दे रखा है तो हो सकता है a से बड़ा हो या a से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, 2 केस बनते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। a d से छोटा है, तो a d से छोटा है तो इसमें क्या है, a बड़ा बन रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, a d से छोटा है तो ये तो सही है। इसमें भी a d से बड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा था, a d से छोटा है, तो a d से छोटा सिर्फ इस केस में आ रहा है, तो ये दोनों गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। d a से छोटा है तो d a से छोटा नहीं, d a से बड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। a v और d से छोटा है तो a जो है v और d से छोटा है, ये हमारे स्टेटमेंट सही, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, a v से लंबा है, a v से लंबा नहीं है, a छोटा है तो ये भी गलत। आगे चेक करने नहीं है, वैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। d a और v से छोटा है तो d a और b के बीच में है, छोटा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में एक भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द नहीं दे रखे हैं। v इज नॉट शॉर्टर देन a, तो इसको ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया, बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। फिर d शॉर्टर देन v, तो d बीच में भी आ सकता है या नीचे भी आ सकता है। और a शॉर्टर देन d, तो a क्या है, इससे ये दोनों एलिमिनेट हो गए, पहले और तीसरे केस, और ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद सिर्फ चेक किया इसका आंसर क्या है, हमारा सेकंड वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी ये वाली सॉल्व करना है। इनके क्या है, नंबर डाल के देख ले रहे हैं इसमें। तो C का 3 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, A का 1 होता है, O के बाद P, तो मतलब P 16 हो जाएगा और Q 17 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे C का G से क्या बन रहा है, 3 से 7 जाने में +4 हो रहा है, और 4 से 1 जाने में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह 16 से अगर मैं +4 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 किसका होता है, ये जो टी वाले से याद करते हैं तो ये टी का होता है 20, तो टी का पहला एक ही में आंसर आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी समझाने के लिए मैं दूसरा भी निकाल देता हूँ। 17 से अगले के लिए क्या करेंगे हम, -3 करेंगे तो ये 14 हो जाता है, तो OPNO, तो ये N हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा TN बन रहा है, TN, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में +4, दूसरे में -3 हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये B का 2 होता है, इसका Z का 26 होता है, W 23, ST तो ये 19, NO तो ये 14। अच्छा, ये ऐसे ऑप्शन यहाँ लिखने में थोड़ी गलती होगी। ठीक है, ये वाला निकालना है हमको, तो इसमें देखते हैं। तो देखिए ये Z के बाद A आता है फिर B आता है, तो यहाँ पे क्या है, 1 का अंतर दे रखा है हमें, 1 का नहीं 2 का अंतर दे रखा है। क्या Z के बाद A, अगर ये Z 26 है
तो अगर आगे बढ़ते हैं तो ए 27 और बी 28 हो जाता है, ठीक है, इसको 28 मान सकते हैं। तो अंतर 2 का आ गया। 26 से 23 में जा रहे हैं तो 3 का अंतर आ रहा है, ऐसे इधर 4 का, इधर 5 का। तो अगले वाला जो नंबर होगा उसमें कितने का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 किसका होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच। तो ये क्या है, एच होता है। तो अगला सीरीज जो होगा वो एच हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसका इसमें ऑप्शंस में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉजिक का हमें ये दे रखा है कोड ऐसे करके, तो इसमें ये देख के पता चल रहा है इनको रीअरेंज करा गया है कि इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। तो लॉजिक को कैसे रखा है, LOGIC, ठीक है। तो फ्रूट को कैसे लिखेंगे, FRUIT, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, इसमें अगर नंबर डालोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। IUTRF ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, LOGIC का देख लिया कैसे बनना है, इधर से उल्टा उल्टा, बीच में छोड़ा, इधर से उल्टा उल्टा, लास्ट वाले को बीच में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही करके ये मैंने क्या किया, FRUI इधर और T इधर, ठीक है। ऐसे ही करना है, ज्यादातर कम से कम लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन निष्कर्ष का फिर क्वेश्चन आ गया। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रेलवेज के लिए खास करके, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखा है, सभी दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए दवाएं लेते समय अंतर्निहित जोखिम होता है, ठीक है। अंतर्निहित जोखिम होता है सभी दवाओं के लिए, ये कथन है। निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी दवा साइड इफेक्ट के जोखिम के बिना नहीं होती है, ये सही बात है। हर एक में साइड इफेक्ट होता है, यही हमारा इससे निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। दुष्प्रभाव होते हैं उसका मतलब क्या, इंग्लिश में साइड इफेक्ट वही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष सही है। ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, नो मेडिसिन इज विदाउट रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट के बिना नहीं है कोई दवा, तो दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। तो ये निष्कर्ष क्या है, सही है इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। औषधियां चीजों को बीमार से भी बदतर बना देती हैं। तो क्या है मतलब, ये गलत है। क्यों कि औषधि कोई बीमार से भी ज्यादा बदतर नहीं बनाती है। अगर बीमार से बदतर बनाती है तो कोई भी मेडिसिन यूज क्यों ही करता। यहाँ लिखा है ड्रग्स कैन मेक थिंग्स वर्स देन डिजीज। तो ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन से है, ठीक है, दवाई से है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, दवा खाने से बेहतर होते हैं, बदतर नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला सही है निष्कर्ष, दूसरा गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत मतलब केवल एक अनुसरण कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन 1 केवल एक अनुसरण कर रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। तो यहाँ दे रखा है एक्स डब्लू का पुत्र है। तो एक्स क्या है, डब्लू का पुत्र है। तो डब्लू का पुत्र एक्स दे रखा है, इसलिए एक्स के बारे में हमें पता है कि ये क्या है, मेल है, यानी कि पुत्र है, तो लड़का है ये, ठीक है। और डब्लू वी का भाई है। तो डब्लू वी का भाई है मतलब क्या है, डब्लू मेल हो जाएगा यहाँ पे, वी का भाई है, ठीक है। वी के बारे में नहीं पता अभी। वी यू की बहन है, जो वी है वो यू की बहन है, मतलब क्या है, वी फीमेल हो जाएगी यू की बहन में, यानी कि औरत हो जाएगी। यू के बारे में भी नहीं पता कुछ। आगे क्या पूछ रहे हैं, यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो यू का संबंध एक्स से पूछा है। तो जिसका संबंध पूछा होता है उसका हमको पता होना चाहिए मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है। अगर नहीं पता होता है तो उसका हम संबंध निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से आपका चाचा या चाची, मामा या मामी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए निर्धारित नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। एक्स इज सन ऑफ डब्लू, तो यहाँ एक लाइन से दिखा दिया है। डब्लू इज ब्रदर ऑफ वी, डब्लू वी का ब्रदर हो गया। वी सिस्टर ऑफ यू, तो वी ये दिखा दिया, वी के ऊपर माइनस लगा दिया सिस्टर, इसलिए इन पूरे केस में हमें यू का पता नहीं है कि ये माइनस है या प्लस है, मेल है या फीमेल है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, यू का रिलेशन एक्स से पूछा है। एक्स का यू से पूछा होता तो आ जाता आंसर, लेकिन यू से एक्स का पूछा है, इसीलिए आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये ध्यान रखना होगा कि किसका हमको जेंडर यानी कि मेल फीमेल ये दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इलिटरेट का एजुकेटेड दे रखा है, तो फ्लड का क्या होगा। तो इलिटरेट यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो, तो वो एजुकेटेड
उसका उल्टा एजुकेटेड होता है, उसी तरह फ्लड का क्या होता है, ड्रॉट होता है। हिंदी में देख लेते हैं, निरक्षर जिसने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है तो उसका शिक्षित है, उल्टा दे रखा है तो बाढ़ का क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए गड़बड़ी वाले अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है। तो इनको क्या करना है, दोबारा से व्यवस्थित करना है, और उसके बाद क्या करना है, उस शब्द का चयन करें जो बाकी से अलग है। ठीक है, पहले व्यवस्थित भी करना है इनको दोबारा से, उसके बाद ऑड वन आउट करना है हमें। ठीक है, जो औरों से भिन्न है जो। ठीक है, तो इसका देखता हूं मैं, FARFMARF, तो ये फार्म बन रहा है इसका FARM। अच्छा, हिंदी वालों के लिए भी यही ऑप्शन में दे रखा है, हिंदी में कुछ नहीं दे रखा है, तो इसी को बनाना पड़ेगा आपको। इसका हो जाएगा लैंड, LAND, CPLAKPKC क्लैप बन रहा है इसका, और कुछ नहीं बन रहा है। PLANT प्लांट, इसका प्लांट बन जा रहा है। ठीक है, प्लांट। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है हमको साफ साफ के फार्म, लैंड और प्लांट जो है ये खेती से रिलेटेड है, क्लैप ये रिलेटेड नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, खास करके अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में तुक्के मारने की जरूरत नहीं है और टाइम वेस्ट भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को छोड़िए, नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि। ठीक है, आगे देखते हैं। ADC की वैल्यू दे रखी है 12, BEC की निकालनी है। तो ADC का अगर मैं नंबर डालता हूं तो D का होता है 4 और C का 3। तो इससे दिख रहा है साफ साफ कि इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 3 का और 1 से भी कर दूं तो 12 ही आ रहा है। तो 1 4 3 का मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। तो इधर देखता हूं क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 5 3, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 2 5 10 और 3 30, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इंग्लिश में देखते हैं। पहले तो ग्रीफ का दे रखा है हैप्पीनेस, ग्रीफ यानी दुख होता है, हैप्पीनेस खुशी होती है। ठीक है, डिफिडेंस का पूछा है, तो डिफिडेंस देखिए इंग्लिश वालों के लिए भी ये काफी डिफिकल्ट शब्द हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आ जाता है जब आपको कोई शब्द का मतलब नहीं समझ आ रहा, खास करके एनालॉजी वाले क्वेश्चनों में, तो हिंदी की तरफ जाएंगे हम। अटके नहीं रहना है कि हमें इंग्लिश में ही देखना है, दोनों लैंग्वेज की तरफ रुख रहना चाहिए आपका। दोनों, हिंदी वालों को भी ये नहीं देखना है कि इंग्लिश ही, हमें इंग्लिश को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ शोक का खुशी दे रखा है, यहाँ दे रखा है देखिए संशय। तो संशय थोड़ा सा सुना सुना शब्द लगता है, संशय क्या लगता है, ये डाउट होता है, किसी पे डाउट है तो ऐसे बोलते हैं ना, इस पे हमें संशय है। तो डाउट है तो उसका यहाँ पे क्या, शोक का खुशी उल्टा हो रहा है उसका, तो डाउट का क्या हो जाएगा उल्टा, डाउट नहीं है मतलब क्या है, विश्वास है, यानी कि आत्मविश्वास। तो संशय का उल्टा आत्मविश्वास हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम तीसरा ऑप्शन कॉन्फिडेंस लगा सकते हैं, भले हमें इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन यहाँ तीसरा, तो ये भी तीसरा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों भाषाओं का हमें यूज करना है, इसका एडवांटेज लेना है, हमें फायदा उठाना है। दोनों भाषा दे रखी है, इसका फायदा उठाना है, इसको जाने नहीं देना है ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ही हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, तो देखते हैं। बी सी का इकलौता पुत्र है, तो सी का पुत्र दे रखा है, बी पुत्र दे रखा, तो यहाँ प्लस लगा दिया है। सी के बारे में कुछ नहीं पता, ये बाप, ये इसका पिता है या माता है। ठीक है, जिसकी कोई पुत्री नहीं है, तो इसकी कोई पुत्री नहीं है। ठीक है, मतलब बी की कोई बहन नहीं है। ठीक है, के सी के पोते की पत्नी है, तो के क्या है, सी का पोता कौन होगा, इसका बेटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी सी की कोई बेटी तो है नहीं। ठीक है, इसका बेटा हो जाएगा। तो के कौन है, सी के पोते की पत्नी, ये उसका पोता हो गया, इसकी पत्नी हो जाएगी कौन, के। क्या, दोबारा से पढ़ देता हूं, के सी के पोते की पत्नी है। के कौन है, सी का पोता यानी बी का बेटा, क्योंकि बी की कोई बहन नहीं है, तो इसी का बेटा होगा, और उसकी पत्नी है कौन, के। ठीक है, पूछा क्या है, बी के से बी के का क्या लगता है। ठीक है, ये बताना है। तो बी का के से रिलेशन बताना है, मतलब बी का हमें पता होना चाहिए। तो बी क्या हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा, उसका ससुर हो जाएगा। कैसे, बी के बेटे की पत्नी है के, तो बी क्या हो जाएगा, उसका ससुर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। बी इज द ओनली सन ऑफ सी, तो यहाँ पे ओनली सन दे रखा है, तो बी सी का सन नीचे लिख दिया। हु हैज नो डॉटर, इसकी कोई डॉटर नहीं है। के इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ सी, तो सी का ग्रैंडसन ये हो गया,
ग्रैंडसन ये हो गया, उसकी वाइफ के हो गई, ठीक है। उसके बाद बी का के से रिलेशन बताना है, तो बी के का क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ यानी कि ससुर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बड़ा थैंक यू है। वीडियो को इसी तरह अगर आप एंड तक देखेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे ऐसे ही वीडियोस और भी लाऊंगा। इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी के काम आ सकती हैं तो उसको ज़रूर शेयर करने हैं। ये वीडियोस दिग्विजय शर्मा एकेडमी चैनल का नाम ध्यान रखना है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।